Hello students, in this video we will be discussing the numericals of the chapter solution and colligative properties. आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल्ड कैलकुलेशन, लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो दैट जिनको लॉग निकालने को डिफिकल्टी आ रहा है वो लोग भी इसको समझ सकें. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन है, फिश जनरली नीड्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन in water at least 3.8 milligrams per liter for survival. What is the partial pressure of oxygen above the water needed for the survival of the fish? मतलब ये 3.8 मिलीग्राम्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए? Given that the solubility of water at 0 degrees and 1 atmospheric partial pressure, मतलब 1 atmospheric pressure पे the solubility is 2.2 into 10 raised to -3 moles per liter. तो सर we already know Henry's law, उसमें सर solubility and pressure, partial pressure are directly proportional to each other. तो बहुत ही सिंपल है कि 3.8 मिलीग्राम्स को अचीव करने के लिए क्या प्रेशर होना चाहिए अगर 2.2 इंटू 10 रेज टू -3 अचीव करने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अभी सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो इनिशियल सोल्यूबिलिटी है S1 अगर हम कंसिडर करते हैं 3.8 मिलीग्राम्स पर लीटर है. ओके, और जो नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी दिया है वो 2.2 इंटू 10 रेज टू -3 मोल्स पर लीटर है. अपने को प्रेशर ढूंढना है और दूसरे वाले का प्रेशर दिया हुआ है. अभी चैलेंज सिर्फ इतना है कि दोनों सोल्यूबिलिटी की यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए. तो 1 मिलीग्राम से 1 मोल्स है तो आपकी चॉइस रहेगी कि हम किसको कन्वर्ट करते हैं. दैट्स कम्प्लीटली अप टू अस. हम कोशिश करते हैं इसको कन्वर्ट करने का. तो सोल्यूबिलिटी S1 सर 3.8 मिलीग्राम्स, तो पहले मैं 10 रेज टू -3 करके ग्राम्स कर देता हूँ. ओके, और ग्राम्स मतलब वेट हो गया, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर. सो ये आपकी सोल्यूबिलिटी हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 3.8. ओके, पहले मिलीग्राम्स को हम लोग ने 10 रेज टू -3 करके ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करके मोल्स में कन्वर्ट कर लिया. अब सर सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2. सो S1 की वैल्यू है 3.8 इंटू 10 रेज टू -3 अपॉन 32, ये S1 हो गया. और S2 की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 रेज टू -3 इज इक्वल्स टू P1 अननोन है एंड P2 1 है. तो 10 रेज टू -3 10 रेज टू -3 कैंसिल हो जाएगा. सो इवेंचुअली P1 इज 3.8 अपॉन 2.2 इंटू 32. तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. सो वी विल गेट P1 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3.8 minus log of 2.2 plus log of 32. Okay, now we will use the log calculation. तो log 3.8 मतलब हम लोग 38 में देखेंगे. 38 में 5798 और बिकॉज एक डिजिट है डेसिमल के पहले तो 0.5798. ओके, अब 22 में देखेंगे, 2.2 है इसलिए तो 3424, उसमें भी 0 पॉइंट आ जाएगा. 3424 प्लस log 32, अब उसमें 2 डिजिट्स है डेसिमल के पहले इसलिए 1 पॉइंट आएगा. 32 के इसमें देखा जाएगा विच इज 5051. तो सर इट विल बिकम इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.5798 माइनस 4 plus 1 is 5, 2 plus 5 is 7, 4 plus 0 is 4, 3 plus 5 is 8, 0 plus 1 is 1. So now we have to subtract antilog. 8 minus 5 3, 9 minus 7 is 2, 7 minus 4 is 3, 5 minus 8 नहीं होगा, so bar 1 that is 15 minus 8 which is 7, minus 1 is -2. So let's go for antilog of 7323. ओके, एंटीलॉग में देखेंगे 73 का 2 का 3, तो 73 का 2 इज 5395 एंड 3 में आपको 5399. ओके,
So it will be 5.399 into 10 raised to minus 2. Okay, atmospheres. अब अगर डेसिमल शिफ्ट करेंगे so you will get as 0.05399 which is rounding off to 0.054. Okay, so this will be your answer for the question as per the given data. Alright, let's move on to the next question. So ये question में we have the vapor pressure of water is 17 mm of Hg. तो pure water का vapor pressure दिया है 17 mm of Hg. Okay, ये pure water का है और हमें पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब अपने को P पूछा है जिसका फॉर्मूला है P नॉट माइनस P. वैसे उसका अल्टरनेट फॉर्मूला है P नॉट इंटू x1. ओके, बट हम लोग अभी के लिए यहाँ से ही शुरू करेंगे P नॉट माइनस P. ओके, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर्मूला. व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच इज दिस. If it contains urea 2.8 grams, the weight of the solute is 2.8 grams. And what is the molecular weight of urea? We know it is 60 grams per mole. Then sir 50 grams of water, so weight of the solvent हो जाएगा 50 grams and molecular weight of water हो जाएगा 18 grams per mole. So ये डेटा अपने पास है, अपने को P ढूंढना है. डेल्टा P का फॉर्मूला क्या है? P नॉट इंटू W2 M1 अपॉन M2 W1. So बस अभी सब्स्टिट्यूशन करना है. डेल्टा P is equals to P naught which is 17, W2 which is 2.8, M1 which is 18 upon 50 which is molecular weight and W1 दोनों मिला के. ओके, M2 W1. अब यहाँ पर हम लोग पहले 6 के टेबल में 3 जा, 6 के टेबल में 10 जा कर सकते हैं. अभी सर अपनी मर्जी है वापस से कि अगर हमें और कैंसिलेशन करना है तो मैं ये जो जीरोज है दो 5 और 10 के, वो दोनों को 10⁻² लेके ऊपर जाने देता हूँ which is -2 और ये 5 को 17 के साथ कैंसिल कर देते हैं. तो वी आर लेफ्ट विथ 3.4 इंटू 2.8 इंटू 3 इंटू 10⁻². अब सर आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ये नंबर्स को, बट सिंस यहाँ पर हम लोग डिटेल लॉग कैलकुलेशन करने वाले तो हम तो ये लॉग से करेंगे. ओके, नाउ वी हैव एंटी लॉग ऑफ 3.4 प्लस लॉग ऑफ 2.8 प्लस लॉग ऑफ 3 इंटू 10⁻³ सो लॉग ऑफ 3.4 हम देखेंगे 34 में. तो 34 का जब हम लॉग देखते हैं वी हैव 5315. सो यहाँ पे आ जाएगा 5315. 28 का लॉग देखा जाएगा 2.8 के लिए 4472. ओके, तो वहाँ पर 0.4472 एंड लॉग 3 का है 0.4771 इंटू 10⁻² आएगा. सॉरी मेरा मिस्टेक, -2. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारे वैल्यूज को ऐड करते हैं. तो 5 + 2 7, 7 + 1 8. ओके, तो यहाँ पर 8 आ गया. फिर 1 + 7 8, 8 + 7 is 15, तो 15 1 कैरी. 4 + 1 is 4 + 4 is 8, 8 + 7 is 15 again, 1 carry. 6 + 4 is 10 + 4 is 14, 1 carry, and it will be 1.4558 into 10⁻². ओके, अभी उसका एंटी लॉग देखा जाएगा 4558 का. तो 45 का 5 का 8, so there is 2856. okay, so it will be 2.856 into 10⁻1 into 10⁻². तो सब मिला के क्या हो जाएगा 2.856 into 10⁻1 which is 0.2856. ओके, ये आपकी वैल्यू आई डेल्टा P की. अभी हमें तो P ढूंढना है तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा. सो P is equals to 17.0000 minus 0.2856. अब माइनस करके हमें मिलेगा यहाँ पे 9 9 9 and 10. सो ये आ जाएगा आपका 4 4 1 7 और ये आ जाएगा 16. तो 16.71 mm of Hg. यहाँ पर आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज 16.71 एंड नॉट 16.17. ओके, ये अपना करेक्ट आंसर है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट. आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आ सकते थे, बट एज आई टोल्ड यू यहाँ पर हम लोग लॉग देख रहे हैं इसलिए लॉग कैलकुलेशन से कर रहे हैं.
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अ 5% aqueous solution by mass of cane sugar is sucrose, okay, has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% aqueous glucose solution. अभी देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि जब भी फ्रीजिंग पॉइंट दिया है ना, एक चीज जो ध्यान रखनी है, यहाँ पर कीवर्ड है एक्वस। सर बिकॉज एक्वस मतलब वाटर, वाटर का ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्रीज होता है विच इज 273 केल्विन, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट अपने को दिया है 271 केल्विन। तो कितना कम हुआ, 2 केल्विन कम हुआ। ये अपना डेल्टा टी एफ अपने को दिया है इनडायरेक्टली। ओके, वापस से बता देता हूँ। सी नॉर्मली क्या होता है, डेल्टा टी एफ का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ओके, अब सर टी एफ नॉट अपने को पता होना चाहिए, टी एफ इज द फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, बट सर फॉर एक्वस सॉल्यूशन या तो केल्विन में दिया है तो 273 केल्विन लिया जाएगा, और अगर डिग्री में दिया है तो 0 डिग्रीज लिया जाएगा, बिकॉज पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 है या 273 केल्विन है। सो इन शॉर्ट हमें डेल्टा टी एफ ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है विच इज केन शुगर, मैं अभी सुक्रोज लिख रहा हूँ एस, which is 273 minus 271 which is 2 Kelvin। तो डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, ओके, और 5% बाई मास विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 5% वेट बाई वेट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो 5% वेट बाई वेट से हमें क्या मिलता है, दैट इज 5 grams सोल्यूट इन 100 grams सॉल्यूशन, बराबर है। अब सर अगर सोल्यूट का वजन 5 ग्राम्स है तो सॉल्वेंट का वजन कितना होना चाहिए टोटल 100 बनाने के लिए, ऑफ कोर्स 95, एंड यहाँ से हमें W2 मिल जाता है, W2 इज 5 ग्राम्स एंड W1 इज 95 ग्राम्स। ओके, तो ये डेटा मिला हमें सुक्रोज के लिए, केन शुगर के लिए। तो केन शुगर का W2, W1, डेल्टा TF एंड एट द सेम टाइम मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है केन शुगर का 342 ग्राम्स पर मोल। ये सब अपने पास है, और अब अपने को पूछा है दूसरे का फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढने को, किसका, ग्लूकोज का, और उसका भी 5% एक्वस सॉल्यूशन। तो सर उसका भी W2 W1 तो सेम ही आने वाला है। तो देखो कभी भी एक चीज ध्यान रखने का, इसका डेटा दिया है और किसी और का डेटा पूछा है, तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ऑलवेज find a ratio, okay, put it in ratio, cancel the common terms and then solve it, you will definitely get your answer, चाहे वो कोई भी दो अलग अलग यूनिट्स क्यों ना हो या दो अलग अलग क्वांटिटीज क्यों ना हो। ओके, अब यहाँ पर तो बहुत इजी है क्योंकि दोनों फ्रीजिंग पॉइंट है। सो व्हाट वी विल डू इन दिस केसेस, हम लोग कंपैरिजन कर देंगे। कैसे करेंगे कंपैरिजन, देखते हैं। सो डेल्टा टी एफ ऑफ सुक्रोज अपॉन डेल्टा टी एफ ऑफ ग्लूकोज। ओके, नाउ डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है अपना, डेल्टा टी एफ इज 1000 के एफ इंटू W2 अपॉन M2 W1, ये फॉर्मूला है अपना। तो हम लोग पहले सुक्रोज के लिए डाल देते सब। तो देखो डेल्टा टी एफ ऑफ सुक्रोज, उसके लिए 1000 के एफ, ओके, W2 क्या है सुक्रोज का 5 बिकॉज वो 5% है, अपॉन M2 क्या है सुक्रोज का 342, और W1 क्या है सुक्रोज के केस में 95। अब नीचे आ जाते हैं, फॉर्मूला में फिर से 1000 आ जाएगा, KF आ जाएगा। सर KF क्यों आएगा, क्योंकि इन बोथ द केसेस द सॉल्वेंट इज वाटर, तो चाहे KF की वैल्यू पता हो या ना पता हो सेम ही रहेगी, बिकॉज वाटर ही है सॉल्वेंट और KF तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ओके, और इसका भी W2 5 आएगा क्योंकि सर सेम 5% दिया है ये भी। ओके, मॉलिक्यूलर रेट ऑफ ग्लूकोज अलग है विच इज 180, एंड इसका भी W1 वैल्यू 95 आएगा। तो क्या क्या कैंसिल हो गया सर, 1000 कैंसिल, KF कैंसिल, 5 कैंसिल, 95 कैंसिल। अब 180 ऊपर जाएगा, 342 नीचे आएगा। सो डेल्टा एफ ऑफ सुक्रोज, डेल्टा टी एफ ऑफ सुक्रोज अपॉन डेल्टा टी एफ ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 342। अब डेल्टा टी एफ ऑफ सुक्रोज कितना है, 2 है। सो 2 अपॉन डेल्टा टी एफ ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 342। अभी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना बाकी है। So delta TF of glucose is equals to 2 into 342 upon 180। इसको हम लोग 9 से कैंसिल कर देंगे, 2 के टेबल में हो जाएगा। अब 9 के टेबल में भी देखते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सर 9 के टेबल में ये 10 हो जाता है,
और ये, तो वी हैव 27 and then we are left with 72, so that is 80, sorry that is 38, बराबर है 9 3s are 27 and then 8, so 38 upon 10 is 3.8. ये क्या आया, डेल्टा TF. लेकिन हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट. अब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF पूछा है, तो सर कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF, बट TF नॉट कितना है 273, इसको एक्सचेंज कर दो, so TF is equals to 273 minus 3.8 and our answer will be 269.2 Kelvin. Okay, this will be our answer 269.2. so इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. so एक बार देख लीजिए, क्योंकि दोनों 5% वेट बाई वेट है इसलिए हम लोग ने दूसरे वाले का सॉल्व नहीं किया, पर अगर 5% के बदले 10% होता तो हम W2 को 10 ले लेते और फिर 100 में से जो बचता वो W1 आ जाता. Okay, so I hope this is clear. In this question we have a solution of citric acid and 50 grams of acetic acid as a boiling point elevation. तो boiling point elevation अपने को दे दिया है 1.76. ओके, Kb भी दे दिया है अपने को, डायरेक्टली मोलालिटी पूछा है. तो ये जो 50 ग्राम्स है इसका कोई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है. हमारे पास ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है विच इज 1.76. ओके, हमारे पास ऑलरेडी Kb है विच इज 3.07. ओके, केल्विन केजी पर मोल, और हमें मोलालिटी पूछी गई है, तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू Kb इंटू एम. ओके, सो हम सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, m इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन Kb विच इज हाउ मच 1.76 अपॉन 3.07. अभी लॉग कैलकुलेशंस, तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.76 माइनस log of 3.07. 176 मतलब 17 के 6 में देखा जाएगा, तो 17 के 6 में हम जाते हैं तो 2455, so which is 0.2455 and 3.07 मतलब 30 के 7 में देखा जाएगा, तो which is 4871, तो 0.4871. अभी माइनस करेंगे तो 5 minus 1 is 4, 5 minus 7 नहीं होगा, कैरी करना पड़ेगा, so 15 minus 7 is 8, 13 minus 8 is 5, 1 minus 4 नहीं होगा, कैरी करेंगे, 11 minus 4 is 7, minus 1 minus 0 is bar 1. अभी हम एंटी लॉग ऑफ 7584 देखेंगे, एंटी लॉग 7584, तो 75 का 8 is 5728 और उसका 4 जो है वो 5 है, तो 5733. सो अपने पास आएगा 5.733 इंटू 10 रेज टू माइनस 1. अब पीछे डालेंगे डेसिमल, तो 0.5733 मोलाल. दिस विल बी अवर आंसर. ओके, so this is how you will solve this question. I hope this is clear to you all. So ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, there is a mixture of benzene and toluene, there are two liquids. Okay, 30% by mass of toluene. तो सर सीधा सीधा हम ले लेते हैं कि अगर 30 ग्राम टोलुइन है तो 70 ग्राम्स बेंजीन है. ओके, at 30 degrees vapor pressure of pure toluene is 36.7 and that of pure benzene is 118.2. मतलब दोनों का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है. Assuming that the two liquids form an ideal solution, calculate the total vapor pressure and partial vapor pressure of each constituent. Okay, so बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पार्शियल वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर ये दो चीजें ढूंढनी है. स्टैंडर्ड फॉर्मूला रॉल्स लॉ का हम लगा देंगे. At vapor pressure of benzene, partial vapor pressure is vapor pressure of pure benzene multiplied by mole fraction of benzene. Similarly, vapor pressure of toluene will be vapor pressure of pure toluene multiplied by mole fraction of toluene. Now for mole fraction we need to know number of moles, and moles is weight upon molecular weight. तो हम लोग पहले number of moles निकालते हैं, moles of benzene and moles of toluene. तो moles of benzene कितना आ रहा है, we can see toluene का जो वजन दिया है वो 30% दिया है by mass,
तो of course benzene will be 70, the molecular weight of benzene is 78 and that of toluene is 92. तो सबसे पहले ये सॉल्व किया जाएगा. ओके अब यहाँ पर मैं जस्ट टू सेव स्लाइट अमाउंट ऑफ टाइम मैं ये जो वैल्यू है ये डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेता हूँ. जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो हम लोग लॉग से करेंगे. ओके तो सर 70 डिवाइडेड बाय 78 तो वी हैव 0.897. ओके 0.897. ओके एंड दूसरा है 30 डिवाइडेड बाय 92 विच इज 0.326. 326. अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा जो अपने डिनोमिनेटर में यूज करने वाले हैं. ओके सो आई हैव 0.326 प्लस 0.897. ओके विच इज 1.223. तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ मोल्स. अब हम लोग सीधा जाते हैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में. सो व्हाट डू वी हैव? vapor pressure of pure benzene vapor pressure of benzene is equals to vapor pressure of pure benzene which is 118.2 into mole fraction. Mole fraction of benzene क्या है? तो 0.897 upon 1.223. ओके तो इसको भी हम लोग लॉग से कैलकुलेट करेंगे. गाइस इसी तरह आप लोग पीटी का वेपर प्रेशर निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे. तो मैं आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ. ओके दूसरा वाला कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे. दोनों को ऐड करके आपको टोटल वेपर प्रेशर भी मिल जाएगा. सो अभी यहाँ पर पूरा लॉग कैलकुलेशन हम समझते हैं. इट इज एंटी लॉग ऑफ 118.2 प्लस लॉग ऑफ 0.897 minus log of 1.223. okay so it will be anti-log of 118.2. तो 11 के 8 के 2 में लॉगरिथम में 11 का 8 which is 0719 और 2 में जाएंगे तो 8 है तो 0727 और क्योंकि 3 डिजिट्स है तो 2.0727 प्लस 89 का 7 में देखा जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 1. 89 के 7 में हम देखेंगे 89 का 7 जो है हमारे पास that is 9528. okay so bar 1.9528 minus 0.1223 12 का 2 का 3 which is 0874 0874. तो पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से जो प्लस करना है वो प्लस कर देते हैं which is 7 plus 8 which is 15 1 carry 3 plus 2 which is 5 7 plus 5 is 12 1 plus 9 is 10 3 minus 1 is 2 minus 0.0874. ओके अभी माइनस किया जाएगा तो 5 में से 4 1 5 में से 7 नहीं जाएगा कैरी करेंगे 15 minus 5 is 8 सॉरी 15 minus 7 is 8. यहाँ पर भी कैरी किया जाएगा 11 minus 8 is 3 9 minus 0 is 9 1 minus 0 is 1. एंटीलॉग ऑफ 9381. तो एंटीलॉग ऑफ 93 इसका 88672. So it will be 8.672 into 10 raised to 1 which is 86.72 mm of Hg. sorry so ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन. अभी इसी तरह से आप लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन निकालेंगे और दोनों को ऐड करके आपको जो मिलेगा वैल्यू वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा. ओके सो आई होप दिस ओवरऑल कैलकुलेशन इज क्लियर. अब ये क्वेश्चन में वी हैव 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड which is 1.35% डिसोसिएटेड. मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, मोलालिटी दिया हुआ है. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर assuming that molality and molarity are identical. तो यहाँ पर अपने को दो अलग अलग चीजें ढूंढनी है. फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढना है डेल्टा टीएफ की मदद से और ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढना है पाई की मदद से. बराबर है. तो अभी यहाँ पर सबसे पहले तो आई का वैल्यू लगेगा वैन टॉप फैक्टर. नाउ वी नो दैट एसिटिक एसिड CH3COOH will dissociate to form CH3COO minus and H plus. तो दो आयन्स दे रहा है तो एसिटिक एसिड का N का वैल्यू 2 हो जाएगा. तो सर I का फॉर्मूला क्या है?
I is equals to 1 plus alpha into n minus 1. 1 plus alpha 1.35% into n minus 1, which is 2 minus 1, which is 1, so that is not a problem. 1 plus 0.0135. So I की वैल्यू क्या हो गई? 1.0135. ये आपकी I की वैल्यू हो गई, which is your Van Trost factor. Okay. Now let's talk about molality, which is 0.1. Okay, let's talk about concentration, which is again 0.1, क्योंकि question में लिखा हुआ है that molality and molarity are equal to each other. Okay, now water दिया है aqueous, इसलिए we know that Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. Okay, so ये data हमारे पास already available है. Now we directly move on. At the same time, I think temperature is also given 25 degrees Celsius, which is 298 Kelvin. So ये सारा data अपने पास है. Now let's move on to the formula for delta TF, which is Kf into molality. So sir, delta Kf कितना है? 1.86 और molality कितना दिया है? और I भी आ जाएगा, of course Van Trost factor भी आ जाएगा, और molality दिया है 0.1 multiplied by the Van Trost factor 1.0135. So we are left with 0.186 into 1.0135. इनको multiply किया जाएगा, which is anti-log of 0.186 plus log of 1.0135 को हम लोग राउंड ऑफ करके 4 कर लेंगे, because log सिर्फ 4 डिजिट तक चलता है. So I have it is anti-log of 18 का 6. log देखेंगे 18 का 6. 18 का 6 का जो log है वो है 2695 और यहाँ पर 10 का 1 का 4, 10 का 1 का 4, which is 0060. तो 0060 दोनों को ऐड करना है, तो 5 plus 0 is 5, 9 plus 6 is 5 again, 1 carry, 7, 2 bar 1. So we have anti-log of 2755. Anti-log देखेंगे 2755 का, which is 1884 and 1886. So 1.886 into 10 raised to minus 1, which is 0.1886. अब ये किसकी वैल्यू आई? डेल्टा TF की. हमने ऑलरेडी एक सम पहले सॉल्व किया है जहां हमें मालूम है कि डेल्टा TF की मदद से TF ढूंढना है, तो TF is nothing but TF naught minus डेल्टा TF. अब सर हमें डिग्रीज में दिया है तो TF is 0 और ये हो जाएगा 0.1886. तो सब मिला के क्या हो जाएगा आपका? माइनस 0.189 डिग्री सेल्सियस, अगर 886 को राउंड ऑफ करते हैं तो. ओके, सो आपका पहला आंसर आ गया. सर अगर केल्विन में पूछा है तो आप 273 लेके कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था. हमेशा ध्यान रखना डेल्टा टी की जो वैल्यू है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, वो डिग्री में और केल्विन में सेम होता है, उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना. ओके, अब ये हो गया अपना फर्स्ट वाला. नाउ वी मूव ऑन टू पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी. सो पाई में हम लोग क्या ले लेंगे? 1.0135, सी का वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू हम क्या ले लेंगे सर? 0.08206 एंड टेम्परेचर 298. चलो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस वर्क, और ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा इन एटमॉस्फेयर्स. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल. सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास है 0.15 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है एज माइनस 0.510. एक्वस है इसलिए याद रखना है कि जो TF नॉट होगा ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 रहेगा. ओके, आई पूछा है वैन ट्रॉप फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 degrees. Assume that the volume of solution is equal to that of water. Now this is a very significant term. इक्वल टू दैट ऑफ वाटर मतलब फिर से वही कहना चाहते हैं कि मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम है. तो सर इससे हमें मोलैरिटी मिल गया विच इज 0.15 मोलर. ओके, नाउ सर प्रीवियस केस में इफ यू रिमेंबर आई दिया था और हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और डेल्टा TF ढूंढा था. इस केस में डेल्टा TF दिया है, आई ढूंढना है और उसकी मदद से फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढना है. तो हाउ डू वी गो अबाउट विद दिस? इज डेल्टा TF is equals to I into KF into M.
नाउ डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा 0.51 बिकॉज 0 से माइनस करेंगे तो एक तो 0 फिर माइनस और फिर से माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.51 आपका डेल्टा टी एफ हो गया आई अननोन के एफ फॉर वाटर 1.86 मोलैलिटी 0.15 so I is equals to 0.51 upon 1.86 into 0.15 तो सर 3 के टेबल में 17 जा 3 के टेबल में 5 जा कैंसिल होके 3.4 हो जाएगा ऊपर तो 3.4 अपॉन 1.86 तो I is equals to anti log of 3.4 minus log of 1.86 अब log of 3.4 will be 0.34 के log में देखेंगे हम लोग 34 के log में 5315 और 18 के 6 में देखेंगे हम लोग तो 18 के 6 में जो अपना लॉग आ रहा है दैट इज 2695 तो 0.2695 ओके अब दोनों को माइनस करेंगे सो I इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 0 1 में से जाएगा नहीं तो कैरी करना पड़ेगा 11 माइनस 9 इज 2 और 2 में से जाएगा नहीं कैरी करेंगे तो 12 माइनस 6 इज 6 4 माइनस 2 इज 2 0 माइनस 0 इज 0 और उसका एंटी लॉग सो I इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2620 तो 2620 26 का 2 is 1828 तो 1.828 into 10 raised to 0 anything raised to 0 is 1 तो I की वैल्यू आ गई 1.828 as per the answer it is 1.83 तो ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर करेक्ट अब उसके बाद हमें जाना है टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर तो पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी तो I की वैल्यू 1.83 या 1.828 मोलैरिटी एंड मोलैलिटी सेम है तो 0.15 R की वैल्यू 0.082 एंड टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन तो अभी बस सबको कैलकुलेट करेंगे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया था तो ये वाले में कर लेते हैं सो दैट आपका बैलेंस हो जाए सो जो बच्चों को प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझा था कैलकुलेशन वो यहाँ से रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं सो लॉग ऑफ 1.83 plus log of 0.15 plus log of 0.082 plus log of 273 okay तो अभी log of 1.83 तो log of 1.83 will be 0. अब 18 का 3 देखा जाएगा 18 का 3 में हमारे पास है 2625 ओके तो 0 पॉइंट हो गया 2625 बार 1 15 का log देखा जाएगा 15 का log is 1761 बार 1.1761 यहाँ पर बार 2 आ जाएगा और 9138 और 273 के लिए 2 आ जाएगा 27 का 3 देखेंगे which is 4362 ओके अभी सबको सिर्फ ऐड करना है तो 5 plus 1 6 plus 8 14 plus 2 16 1 carry 2 plus 1 3 3 plus 6 is 9 plus 3 is 12 plus 6 is 18 1 carry 7 plus 1 7 plus 7 is 14 14 plus 1 is 15 15 plus 3 is 18 1 carry again 3 plus 1 is 4 plus 9 is 13 13 plus 4 is 17 1 carry 1 minus 1 0 plus 2 minus 2 0 तो 0.7886 अब एंटी लॉग देखेंगे 78 का 8 का 6 तो 6146 ओके तो अपना 6146 तो 6.146 इंटू 10 रेज टू 0 ये कैंसिल हो जाएगा तो 6.146 एटमॉस्फेयर्स ये आपका आंसर आ जाएगा अब सर पाई वाले केस में हमेशा R की वैल्यू 0.082 ही लेनी है पाई वाले केस में कभी भी R की वैल्यू 8.314 नहीं लेनी है ओके ये ध्यान रखना है उसका सिंपल रीजन है क्योंकि पाई के फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी आता है जो मोल्स पर लीटर है और R की लीटर वाली वैल्यू 0.082 है ओके सो वो ध्यान में रखते हुए पाई के फॉर्मूला में हमेशा जो R की वैल्यू है वो 0.082 ही ली जाएगी भले हमें R की 3-4 वैल्यूज पता है बट हम ये वाली ही वैल्यू यूज करेंगे ओके सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑलराइट, सो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होगा। तो मैं जो लिखने के बाद आई विल प्रोबेबली इरेज द स्क्रीन एंड राइट ओवर राइट द अदर कंटेंट। तो एक बार जरा समझते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा हाई है, बट ओवरऑल द क्वेश्चन इज नाइस। बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांसेस रिलेटिवली कम है क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, बट स्टिल नेवर नो, आ गया तो एटलीस्ट पता रहना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। एन एक्वस सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो वाटर है उतना पता है। डेंसिटी दिया है 1.063 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसे लिखा हो तो ग्राम के बाद जी के बाद स्लैश आएगा, कभी भी ग्राम इज नॉट जी एम, इट इज ऑलवेज जी, तो ये ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, मतलब पाई दिया है। टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। तो सर यही आपका डेल्टा टी हो जाएगा, बिकॉज एक्वस है तो पानी का ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 लिया जाता है। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ द कंपाउंड, मतलब अपने को इन शॉर्ट M2 ढूंढना है। तो ये मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला था, मैं फिर से कहूंगा कि जब भी ऐसा दो अलग अलग क्वांटिटीज आए, अपने अपने फॉर्मूले डालो, उनको रेशियो में डालो, कॉमन चीजें कैंसिल हो जाएगी, और जो भी आपको ढूंढना है या नहीं ढूंढना है, प्रोबेबली जो अननोन फैक्टर्स है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, सो कोशिश करते हैं ये स्टोरी हम ध्यान में रखेंगे। पहले अपन दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। सो व्हाट डू वी हैव, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो पाई का क्या फॉर्मूला है, C इंटू आर इंटू टी। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, विच इज W2 अपॉन M2 V इंटू आर इंटू टी। एंड डेल्टा TF का क्या फॉर्मूला है, तो 1000 KF W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब देखो हमें दोनों केस में क्या ढूंढना है, मोलार मास ऑफ द कंपाउंड M2 ढूंढना है। बट प्यार से देखो, दोनों फॉर्मूला में W2 और W1 है जिसकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है। ओके, सो अभी उसको पहले ढूंढना पड़ेगा। दो इक्वेशन और तीन अननोन नहीं चलेंगे। तो आपको याद होगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने किया है कि सर जितने अननोन होते हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं, उतने इक्वेशन होने चाहिए। अभी करंटली हमारे पास M2 भी अननोन है, W2 भी अननोन है, और W1 भी अननोन है। तीन वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स है तो इक्वेशन भी तीन होने चाहिए। तो अभी हम तीसरा इक्वेशन बनाने की ट्राई करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। अभी देखो हमारे पास यहाँ पर दिया है कि सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो है 1.063 ग्राम्स फॉर 1 ml। तो सर इन शॉर्ट 1000 ml के लिए कितना होना चाहिए, ये 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो 1063 ग्राम्स हो जाएगा कि नहीं। अब ये किसका वजन है, सॉल्यूशन का वजन है। सॉल्यूशन का वजन है मतलब सर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मिला के ना, तो ये हो गया आपका 1063 ग्राम्स। तो ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3। तो अभी अपने पास तीन वेरिएबल्स है और तीन इक्वेशन है, अपना काम हो जाएगा। हमें M2 ढूंढना है, बट उसके लिए सबसे पहला जरूरी है या तो W2 मिलना चाहिए या तो W2 और W1 दोनों मिलना चाहिए। तो जो मैंने आपको कहा था हम रेशियो करेंगे। सो लेट्स गो फॉर द रेशियो। पाई अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल्स टू W2 इंटू R इंटू T divided by M2 into V the whole upon 1000 KF W2 divided by M2 into W1। तो सर यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो सबसे पहले M2 कैंसिल होएगा, W2 कैंसिल होएगा। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, पाई अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, ओके, तो ऊपर R बचा है, T बचा है, इधर से W1 ऊपर जाएगा अपॉन 1000 KF इंटू V, ये नीचे आ जाएगा। सही बात है, तो इतना अपना हो गया। स्टोरी समझते हैं इस क्वेश्चन की। अभी देखो यहाँ पर एक भी जो कंपोनेंट है उसमें सिर्फ एक ही बंदा है जो अननोन है। तो सर बहुत ही सिंपल स्टोरी हो गई। अभी हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई दिया हुआ है 12.16, डेल्टा TF दिया हुआ है एज 1.03, आर की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, 1000 पता है, KF ऑफ फॉर वाटर इज ऑलरेडी वी नो 1.86, हम काफी बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। वॉल्यूम ये रहा, क्योंकि हमने टोटल वेट 1063 लिया है तो वॉल्यूम 1000 ml मतलब 1 लीटर लेना है। तो V की वैल्यू भी हमारे पास है। तो सर मेरे पास पाई है, डेल्टा TF है, R है, T है, 1000 है, KF है, V है। क्या मुझे इससे W1 मिल जाएगा? ऑफ कोर्स यस। तो सर ये कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा कर लेंगे, W1 ढूंढ लेंगे। वंस यू गेट योर W1 वैल्यू, ओके, मैं सब्स्टिट्यूशन आपको करके दे रहा हूँ,
So W1 is equals to pi, which is 12.16 into 1000 into Kf, which is 1.86 into volume, which is 1 upon delta Tf, which is 1.03, R, which is 0.082 and T, which is 298 Kelvin. अब ये पूरा सॉल्व करेंगे, इससे आपको W1 मिलेगा, बराबर है, इससे आपको W1 मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक और चीज करनी है, W2 ढूंढना है, which is 1063 minus W1, तो उससे आपको W2 मिल जाएगा, बराबर है। एक बार आपको W1 और W2 मिल गया, उसके बाद आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके M2 ढूंढ सकते हैं, बराबर है। सो दिस विल बी द स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ट्रिकी पार्ट ये था कि जो बचे हुए वेरिएबल्स है उसको ढूंढना। So this is how you are going to approach this given question. I hope this is clear to you all. So with this we end our chapter solution and colligative properties. In the next video we'll take up some other chapter. Alright. So all the best. Thank you so much.